नमस्कार। नीति इंग्लिश एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। ड्यू टू कोविड-19 वी विल हैव टू स्टे एट आवर होम. I think we should utilize our time properly. That's why I'm going to start online classes for RBSc board for 12th class. Today we will discuss about the poetry section in Rainbow book. We have two textbooks in our syllabus. The first one is Rainbow and the second book is Panorama. रेनबो बुक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन सेक्शन इज प्रोज सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन इज पोइट्री सेक्शन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट्री सेक्शन. पोइट्री क्या होता है, कैसे एक पोइट जो है वो पोएम लिखता है, पोइट्री में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता होती है, जिससे कि जब भी हम पोएम पढ़े तो हमें आना चाहिए कि पोएम को पढ़ते कैसे हैं, उसे वेल अंडरस्टूड कैसे करते हैं. ये सभी बातों के लिए हम डिस्कस करेंगे पोइट्री सेक्शन के बारे में. पोइट्री दैट मीन्स इन हिंदी काव्य संग्रह. इट इज नॉन इन हिंदी काव्य संग्रह. इन पोइट्री सेक्शन वी हैव 5 पोएम्स इन आवर सिलेबस. हमारे पास 5 पोएम है, यानी कि ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या कहलाता है, पोइट्री कहलाता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डेफिनेशन. वी हैव 5 पोएम्स. द फर्स्ट वन इज the noble nature. The noble nature. अब पोएम को लिखने वाला व्यक्ति, वन पर्सन हु क्रिएट्स ए पोएम, एक पोएम को जो व्यक्ति लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं. द नोबल नेचर जो पोएम है उसके पोइट का नाम है बेन जॉनसन. बेन जॉनसन. The second poem is a boy's song. A boy's song. इसके पोइट का नाम है विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन. विल्फ्रीड Wilson Gibson. You can also say W. Gibson. The third poem is The Hope. इसके पोइट का नाम है राजन अग्रवाल. राजन अग्रवाल. The fourth poem is The 7 Ages of Man. The 7 Ages of Man. And the name of poet is William Shakespeare. William Shakespeare. And the fifth and the last poem is The Sneer. The Sneer. And the poet's name is James Stephens. James Stephens. तो हमारे पास में ये 5 पोएम है. We have 5 poems in our syllabus. The first poem Noble Nature. पोइट का नाम बेन जॉनसन. Second one is Boy's Song, Wilfrid Wilson Gibson. Third one is The Hope and the poet's name is Rajan Agarwal. Fourth one is The 7 Ages of Man, William Shakespeare, and the final one is The Sneer. That poet name is James Stephens.
यानी वन पर्सन हु क्रिएट्स पोइट्री इज नोन एज पोइट। ये हमारी पोएम्स हो गई और वी हैव 5 पोएम्स। और पोएम के जो कलेक्शन होता है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोइट्री। हिंदी में पोइट कवि और कवियत्री, कवि और कवियत्री। जो मेल होता है उसे आप कवि के नाम से जानते हैं और जो फीमेल है उसे आप कवियत्री कह सकते हैं। लेकिन इन इंग्लिश यू कैन राइट पोइट बोथ ऑफ द जेंडर, whether it is male or female. You can note down all the notes. वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं और इन्हें आप रिमेंबर करिएगा, क्योंकि इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। एस वेरी सिंपल क्वेश्चन may be asked in the exam. What is the name of poet and what is the name of poem? Now we will discuss about the essential elements in a poetry, or what is the definition of poetry. Though many person have tried to define the poetry, no one has ever succeeded giving a satisfactory definition of it. बहुत से व्यक्तियों ने ट्राई किया, लेकिन आज भी इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलता है। जैसे कि हमने भी बात की कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एक पोइट हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में क्या कहा कि ए पोइट्री इज द spontaneous overflow of powerful feelings. Spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. तो विलियम वर्ड्सवर्थ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पोइट्री? पोइट्री का क्या डेफिनेशन होता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने शब्दों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया कि ए पोइट्री क्या होता है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है फीलिंग्स आपकी, एक व्यक्ति की भावनाएं। जब फीलिंग्स पावरफुल होती है और वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट होती है, और किस वे में होती है? स्पॉन्टेनियस वे में, दैट मीन्स नेचुरल, स्वाभाविक रूप से जब आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स शब्दों के माध्यम से बाहर आते हैं, और इट टेक्स इट्स ओरिजिन, इसका जो उद्भव है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो कहां से होती है? आपके इमोशन से। और वो भी कब? रिकलेक्टेड इन ए ट्रांक्विलिटी, जब आप उसका शांति से स्मरण करते हैं, तब जाकर के एक पोइट जो है वो पोइट्री लिखना स्टार्ट करता है, या वो पोइटिक वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट करता है।
तो various definitions are given, but we shall discuss only Oxford Dictionary and William Wordsworth definitions and some essential terms in a poetry we should discuss before recite or read or explain a poem. जैसे कि और हम क्या कह सकते हैं, we can say also पोइट्री क्या हो सकती है, a piece of writing, a piece of writing. पोइट्री में क्या होता है, वर्ड्स आर चोजन, शब्दों का चयन किया जाता है, वर्ड्स आर चोजन in the form of, words are chosen in the form of their sound, शब्दों का चयन किस आधार पे होता है, उसके साउंड के आधार पर, on the basis of sound. तो words are chosen in the form of their sound and images they suggest. शब्द कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन सी इमेज हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इस आधार पर आप उन शब्दों का चयन करते हैं पोएम को बनाने में. पोएम में क्या नहीं होता, वर्ड्स का चयन किस हिसाब से नहीं होता है, तो वर्ड्स आर नॉट चोजन ऑन द बेसिस ऑफ their meaning, on the basis of their meaning, meaning के आधार पर उनका चयन नहीं होता, basis of their meanings. अब शब्दों को अरेंज किया जाता है, words are arranged in a rhythm and end with a rhyme. Words are arranged in a regular rhythm and with a rhyme सो हम क्या कह सकते हैं कि पोइट्री क्या होती है, वी मे से पोइट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशंस, इमेजिनेशंस, राउज्ड बाय इमोशंस. आपकी जो इमेजिनेशंस होती है, आपकी जो कल्पनाएं होती है, और ये इमेजिनेशंस कहां से उत्पन्न होती है, आपके इमोशंस से उत्पन्न होती है. तो इस प्रकार की जो रचना है, इस प्रकार की कृति है, वो अपने आप में क्या कहलाती है, पोएम कहलाती है. अब आप लिख लीजिए. अब इसके रिदम क्या होता है, राइम क्या होती है, इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, जनरली हमें पोएम में देखने को मिलते हैं. We will discuss about these terms also. पोएम में राइम क्या है, रिदम क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्टेंजा क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं. देखिए रिदम क्या होता है. द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग in the form of sound in a poem
is called rhythm. पोएम में जो रेगुलरली साउंड के अंदर राइज एंड फॉल होता है, किसी शब्द को आप ध्वनि राइज करके बोलते हैं और किसी शब्द को आप फॉल करके बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं. लाइक ए बीट, इट इज लाइक ए बीट, लाइक ए बीट ऑफ ड्रम, like a beat of drum, regulating the dance movement, regulating the dance movements. जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ढोलक बजाता है और ढोलक की जो बीट होती है उसी के हिसाब से डांस का जो मूवमेंट होता है वो रेगुलेट होता है. माने ड्रम के बीट करने से डांस का जो मूवमेंट है उसे आप कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं. उसी प्रकार से जो आपका रिदम है वो पोइट्री को कंट्रोल करता है. दिस इज कॉल्ड रिदम. सेकेंड टर्म इज राइम. राइम किसे कहते हैं? When words have same vowel sound, same vowel sound and with same consonant sound, same consonant sound, they are said to rhyme. जब words have same vowel sound in a line या after a line, vowel sound same आता है और and with same consonant sound, उनका लाइन का जो अंत है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो ऐसे शब्द जो है वो राइम कहलाते हैं. हर पोएम में एक राइम स्कीम हो सकती है. राइम स्कीम को फिगर आउट करना होता है, समझना होता है, लिखना होता है. राइम जो है एक एंड राइम के नाम से हो सकता है, एंड राइम. एक होता है इंटरनल राइम. इंटरनल राइम मीन्स विद इन ए लाइन, विद इन ए लाइन. एक ही लाइन के अंदर यदि कुछ शब्द होते हैं और वो आपस में राइम कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल राइम. वी कैन से इट इज इंटरनल राइम. जैसे कि एग्जांपल में सिस्टर ओ सिस्टर, माय फ्लीट स्वीट स्वेलो. देखिए एग्जांपल, सिस्टर ओ सिस्टर, यू आर फ्लीट स्वीट स्वेलो. इस प्रकार से सिस्टर ओ सिस्टर, यू आर फ्लीट स्वीट स्वेलो. नाउ लुक द सेंटेंस. दिस इज फ्लीट sweet, same vowel sound and end with the same consonant sound, ta and ta. This is called internal rhyme. Now you can note down. एंड राइम क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं.
एंड राइम किसे कहते हैं? देखिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये वो ध्यान रखें, ये ई और डॉट जी डॉट हम लिखते हैं, इसका मतलब एग्जांपल होता है। अब एग्जांपल इसका फुल फॉर्म क्या है? ई डॉट जी डॉट का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पली ग्रेटिया, दिस इज नॉट इंग्लिश वर्ड, दिस इज लैटिन फ्रेज। लैटिन फ्रेज, इस लैटिन फ्रेज का मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल। जनरली हम बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं कि ईजी लिखा होता है। ईजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पली ग्रेटिया एक लैटिन फ्रेज है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल्स होता है। देखिए एक पोएम लेते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स on high our vales and hills, that floats our on high our vales and hills, when all at once, when all at once I saw a crowd, I saw a crowd, a host of golden daffodils, a host of golden daffodils। ये कुछ हमने लाइन ले ली है। अब इसके थ्रू हम समझते हैं कि एंड राइम क्या होती है। ये फर्स्ट लाइन है पोएम की, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। This is a recitation of a poem. Cloud, hills, crowd, daffodils। हर लाइन के अंत का जो शब्द है हम उसे देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्लाउड, हिल्स, क्राउड, डेफोडिल्स। यहां क्लाउड मैच कर रहा है क्राउड से, हिल्स मैच कर रहा है डेफोडिल्स से। सेम वोवल साउंड एंड एंड विद कॉन्सोनेंट साउंड। देखें क्लाउड एंड क्राउड, आउड, लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है? डे आ रहा है इसमें। वोवल साउंड आपके सामने आउ। ऐसे ही हील्स, डेफोडिल्स, ईल्स, ईल्स, दैट मींस सेम वोवल साउंड एंड एंड विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड। दिस इज कॉल्ड एंड राइम। इसको हम क्या कहते हैं? एंड राइम कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा ये कौन सी पोएम है? इस पोएम का नाम है डेफोडिल्स और पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। एक और एग्जांपल लेते हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स आर लवली dark and deep, but I have promises to keep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। देखिए हर लाइन के अंत में एक शब्द है, डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, same vowel sound
and end with the same consonant sound. Pa, 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 and pa. This is called end rhyme in a poem. ये poem कौन सी है? Stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening. पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Robert Frost. Now you can write down also. देखिए, अभी हमने बात की एंड राइम. एंड राइम को एक नाम और देते हैं. एंड राइम कह सकते हैं आप. इसे आप टेल राइम भी कह सकते हैं. टेल. टेल मीन्स क्या होता है? पूछ, माने अंत में. टेल के कुछ शब्द और होते हैं. TELL भी होता है, TALE भी होता है. इनका डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए. ये टेल मीन्स कहना और ये टेल मीन्स कहानी, स्टोरी. तो राइम की बात कर ली, रिदम की बात कर ली. इसके बाद में आते हैं आगे. द एसेंशियल्स इन ए पोएम आर. पोएम में क्या क्या अति आवश्यक रूप से होते हैं? तो पहला होता है म्यूजिक. म्यूजिक बनता है रिदम से और राइम से. म्यूजिक के बाद में होता है विजन एंड थर्ड वन होता है इमोशन. यानी कि पोएम में जो प्रमुखतः है या मुख्यतः हमें मिलता है वो म्यूजिक मिलता है. म्यूजिक किससे क्रिएट होता है? रिदम से और राइम से क्रिएट होता है. और पोएम लिखने के पीछे पोइट का एक विजन, एक दृष्टिकोण होता है और पोएम के अंदर उस पोइट के इमोशंस भी होते हैं. तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए. इसके बाद में हम देखते हैं कि पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं कि पोइट जो है वो अपनी पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव पोएम, पोइट क्या कर सकता है. तो वी विल डिस्कस अबाउट द सम फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स of speech. I think you also have heard about some poem in your previous classes. Like simple poems are always recited. इनको गाया जाता है. जैसे कि give me some sign, give me some rain, give me another chance to grow up once again. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं इसकी. A figure of speech is a departure from the ordinary form of
expression in order to produce a great effect. फिगर ऑफ स्पीच इन हिंदी में कहें तो अलंकार को कहते हैं। अलंकार मीन्स किसी वस्तु को अलंकृत करना। अलंकृत करना मीन्स सजाना, डेकोरेट करना। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को डेकोरेट कर सकती हैं, किसी घर को डेकोरेटिव बना सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी भाषा को भी डेकोरेटिव बना सकते हैं। किसका यूज करके? फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? ये एक डिपार्चर फ्रॉम है। डिपार्चर कहां से होता है? फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन या ऑर्डिनरी वे ऑफ एक्सप्रेशन। ऑर्डिनरी वे ऑफ एक्सप्रेशन। ऑर्डिनरी वे ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स होता है डायरेक्ट स्पीकिंग। माने किसी बात को डायरेक्टली कह देना, सीधे सीधे शब्दों में कह देना, वो ऑर्डिनरी वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। और उसी बात को यदि हम डिपार्ट करके कुछ अलग तरह से कहें, जैसे कि सामने सुनने वाले पर उसका इफेक्ट पड़े, तो दिस इज कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, हम जनरली ये बात करते हैं कि ही इज डेड। ही इज डेड। अब ही इज डेड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही इज नो मोर, ही हैज पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे। जिस प्रकार से हम अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज से इसके अंदर क्या कहते हैं, तो कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं कहते हैं कि वो मर गया, हम ऐसा कहते हैं गुजर गया साहब, वो स्वर्ग सिधार गया, या वो व्यक्ति नहीं रहा। तो वो कहने का एक अलग तरीका होता है। डायरेक्टली हम उसके बारे में सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहते हैं, हम उस बात को भी घुमाते हैं, नए नए शब्दों का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड अपने आप में फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब इस फिगर ऑफ स्पीच में कुछ टर्म्स होते हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे, तो दो तीन मोस्टली करेंगे। एक है सिमिली, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और हाइपरबली। वैसे बहुत सारे होते हैं, मोस्टली हम इन चार का अध्ययन करेंगे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। ये तीन जो है वो होते हैं बेस्ड रिजेम्बलेंस के ऊपर, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस। ठीक है, सिमिली, मेटाफर, personification. Now you can note down. After that we will discuss about the simile and the metaphor today. आज हम केवल सिमिली देखते हैं। क्या होता है सिमिली? हिंदी में कहते हैं उपमा। सिमिली में क्या होता है? ए कंपेरिजन इज मेड, a comparison is made between two different objects. A comparison is made between two different objects.
तुलना होती है, एक कंपैरिजन होता है किसके बीच में, टू डिफरेंट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर किया जाता है। एज, सो एंड लाइक वर्ड्स आर यूज्ड इन इट। सिमिली में एज, सो और लाइक, इन तीन शब्दों का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। सिमिली, इट इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। ये कैसा कंपैरिजन होता है, एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट मींस ऑब्वियस, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ऐसा कंपैरिजन होता है क्या, सिमिली के अंदर। एग्जांपल्स देखते हैं। He fought like a lion in the battlefield. He fought like a lion in the battlefield. मानी कोई ही है, नाम दे दो किसी का, राम। राम fought like a lion in the battlefield. राम ने युद्ध के मैदान में, राम जो है वो किसकी तरह लड़ा, एक लॉयन की तरह है। राम क्या है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। लॉयन क्या है, एक एनिमल है। तो कंपैरिजन, लाइक वर्ड का यूज भी हो रहा है। कंपैरिजन किसमें हो रहा है, राम का लॉयन से कंपेयर कर रहे हैं। तो ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन हो रहा है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और एज, सो और लाइक में से लाइक वर्ड का यूज हुआ है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये सिमिली का एग्जाम्पल हुआ। एक और देखते हैं। द गर्ल sang like her sister। कोई लड़की है, उसने गाना गाया, किसकी तरह गाना गाया, अपनी ही बहन की तरह। देखें यहां पर ये गर्ल है, यहां पर उसकी सिस्टर है। ये भी पर्सन है, व्यक्ति है, और ये भी व्यक्ति है। कंपैरिजन हुआ है, लाइक वर्ड का यूज भी किया है, फिर भी ये क्या नहीं है, सिमिली नहीं है। we can't say it is a simile। ये सिमिली क्यों नहीं है, क्योंकि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इट इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कंपैरिजन। ये केवल क्या है, एक सिंपल कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल कंपैरिजन। और एग्जाम्पल देखते हैं। माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। मेरा प्यार कैसा है, लाल गुलाब के जैसा है। यहां पर लव क्या है, लव एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है, और रोज क्या है, एक फ्लावर है। तो फ्लावर और इमोशन के अंदर कंपैरिजन हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। फर्दर we will discuss about the metaphor, personification, what is the similarities in simile and metaphor in next class. Thank you guys. Stay home, stay safe. Thank you.